हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया था। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मोलेकुल्स, परमाणु और अणु के बारे में। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था। यह दिया गया था लेबोजियर एंड प्रॉस्ट। ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर के इन्होंने विभिन्न तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उसके आधार पर इन्होंने दो प्रकार का नियम दिया जिसे हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो मतलब कोई भी तत्व जो है किस तरह से जुड़ करके दो या दो से अधिक तत्व जुड़ करके यौगिक का निर्माण करता है, किस क्रम में जुड़ेगा, किस अनुपात में जुड़ेगा, वही जो है रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। तो पहला हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। यही दो नियम जो है रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट ही। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है हमेशा संरक्षित रहता है, वो बदलता नहीं है। द्रव्यमान का तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे A+B कोई रिएक्शन करके इसमें AB नामक कंपाउंड बना रहा है। तो इसका मान लेते हैं कि अगर 1 ग्राम A ले रहे हैं तो B को जो है 2 ग्राम अगर लेते हैं तो इसका कहना है इसके अनुसार जो है 1 और 2 3 ग्राम हो गया टोटल। तो रिएक्शन करके भी जो है AB कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो 3 ग्राम ही रहेगा। तो रिएक्शन के पहले जितना इसका द्रव्यमान होगा, रिएक्शन के बाद उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनने के बाद होगा। तो यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, फिक्स रहता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
दूसरा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ा होता है। तो कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम, एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार का तत्व जो है भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ा होता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हो गया A+B, AB, इसमें तो नहीं पता चलेगा कितना भार हम लोग ले रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O, जल बनता है H2 + O2। तो यहाँ बन रहा है H2O। तो ये H2O जो है कितना, इसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम। हम लोग बैलेंस नहीं किए हैं, ऐसे ही हम लोग बना रहे हैं। H2O जो प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से, ये H2O। तो इसमें जो है हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम ये रहेगा। तो ये अनुपात हो जाएगा 1:8। जल में मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से संयोग करके जल का निर्माण करता है। और ये अनुपात जो है एक निश्चित अनुपात होता है। हम लोग या तो समुद्र का जल लें या तो फिर जो है हिमालय के पहाड़ का जो वो वहाँ से जल उठा कर लें। कहीं भी जो है दुनिया का कोई भी कोना का अगर जल हम लोग लेंगे तो उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है हमेशा 1:8 ही होगा। इसका कहने का यही मतलब हुआ। और दूसरा देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है CO2। तो इसमें जो है कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो एक सिंगल अणु है इसका, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो ये 2 है इसका, तो 32 हो जाएगा। तो 12:32, तो 3:8। इसको छोटा करके लिखेंगे तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है विश्व का कोई भी कोना का अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें कार्बन जो है 3 ग्राम मिलेगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम। कार्बन का 3 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये कहलाएगा स्थिर अनुपात का नियम। यही है, मतलब एक ही प्रकार के तत्व जो है कोई भी रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से उसका जो विभिन्न भार होगा हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ा होता है। हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात है 1, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है 8। यहाँ पर कार्बन का एक निश्चित अनुपात 3 है, 3 ग्राम, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 8 ग्राम। तो यही दोनों नियम मिलकर के रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं
तो ये लेवोजियर एंड प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद जो है डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो केमिस्ट्री का शुरुआत जो है डाल्टन के सिद्धांत से ही होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन साहब ने विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के आधार पर उन्होंने विभिन्न प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया। उसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, परमाणु के बारे में संकल्पना व्यक्त किया था, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो पहला उन्होंने दिया, सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। यह अविभाज्य होता है। तो जो है पहला सिद्धांत उन्होंने दिया कि सभी तत्व जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और यह अविभाज्य होता है, इसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, न तो इसे हम लोग बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये पहला सिद्धांत उनका था। और दूसरा, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होता है। तथा उनके गुण भी समान होते हैं। तो कोई एक तत्व का जितना भी उसमें परमाणु होगा, सभी में उसमें समानता होगा और उसमें जो है सभी का गुण जो है समान होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट उनका था। और तीसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न भार वाले तथा विभिन्न गुण वाले होते हैं। तो एक तत्व का कोई भी परमाणु रहेगा, सभी उसमें समानता रहेगा, कितना भी उसमें
और अलग अलग तत्वों के परमाणु कार्बन का ऑक्सीजन से तुलना करें तो जो है क्या है, दोनों का परमाणु का जो है भार अलग होगा, उसका उसमें साइज उसका अलग होगा, शेप अलग होगा, दोनों जो है अलग अलग हो जाएगा उसका। तो विभिन्न भार वाले तथा विभिन्न गुण वाले होते हैं। चौथा उनका दिया नियम था, 2 या अधिक तत्वों के परमाणु, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के सरल सांख्यिकी अनुपात 1:1, 1:2, 3:2 ETC, इस तरह से जो है में संयोग होने से यौगिक का निर्माण होता है। तो इसमें चौथा स्टेटमेंट है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जो है परमाणुओं के सरल सांख्यिकी इस अनुपात में संयोग करेगा, 1:1, 1:2, 3 इसी तरह का अनुपात। जैसे हम लोग देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 2:16, तो ये हो गया 1:8। तो सरल सांख्यिकी अनुपात है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो है भिन्न के रूप में रहेगा, 3/4, 1:3/4 या फिर 2:3:3/5, इस तरह का जो है नहीं रहेगा। सरल सांख्यिकी अनुपात में हमेशा संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। पांचवा, तत्वों के संयोजन भार उनके परमाणुओं के संयोजन भार के द्योतक होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि तत्वों के संयोजन भार, तो तत्वों का मतलब कह रहा है जितना भार होगा, मतलब द्रव्यमान संख्या का संकल्पना जो है सबसे पहले उन्होंने डाल्टन साहब ने ही प्रस्तुत किया था। द्रव्यमान संख्या के बारे में उन्होंने परिकल्पना किया था। संयोजन भार, यही इसी को हम लोग आगे चल करके द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तत्वों के संयोजन भार, उनके परमाणुओं के संयोजन भार, मतलब तत्व में जो है जितना तत्व का जो भार होगा उसके अंदर जितना परमाणु होगा सभी का भार जोड़ करके वही कहलाएगा तत्व का भार, जिसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, दूसरा कंट्रीब्यूशन इसमें द्रव्यमान संख्या के बारे में उन्होंने परिकल्पना किया था, वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। छठा, यौगिक के सबसे छोटे परमाणु को
यौगिक परमाणु कहते हैं। किसी यौगिक के सभी परमाणु आपस में समान होता है। तो छठा स्टेटमेंट था उनका कि यौगिक के सबसे छोटे परमाणु को हम लोग यौगिक परमाणु कहेंगे, और किसी यौगिक के सभी यौगिक परमाणु जो होगा आपस में समान होगा। जिस तरह से तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व का सभी परमाणु आपस में समान होता है, उसी तरह किसी यौगिक का सभी यौगिक परमाणु आपस में समान होता है। तो उनका पहला स्टेटमेंट था कि परमाणु सबसे, किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग परमाणु कहेंगे। यह जो है अविभाज्य होता है, इसे हम लोग न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, किसी तत्व का परमाणु आपस में सभी प्रकार से समान होता है, और विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न भार वाले तथा विभिन्न गुण वाले होते हैं, और सभी यौगिक जो निर्माण होगा वो सरल सांख्यिकीय अनुपात में 1:2, 2:3, 3:2 इस तरह के अनुपात में हमेशा संयोग करते हैं। और चौथा स्टेटमेंट चौथा ही था। और पांचवा जो है उन्होंने द्रव्यमान संख्या के बारे में उनका संकल्पना व्यक्त किया था। और छठा, यौगिक का सबसे छोटे परमाणु को हम लोग यौगिक परमाणु कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डाल्टन परमाणु सिद्धांत का क्या दोष है, उसमें प्रॉब्लम आया आगे चल करके, उसको हम देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो इनका जो है पहला सिद्धांत का जो है पहला दोष है कि यह जो है इन्होंने तत्व के सूक्ष्मतम कण को भी परमाणु कहा, और जो है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को भी परमाणु कहा। तो मतलब तत्व का अंतिम कण और जो है यौगिक का अंतिम कण, ये दोनों के बीच में अंतर नहीं बता पाता है। पहला दोष यही है। यह किसी तत्व के अंतिम कण तथा किसी यौगिक के अंतिम कणों के बीच अंतर नहीं बताता है। तो इसमें तत्व का अंतिम कण को उन्होंने सरल परमाणु कहा, और यौगिक का अंतिम कण को उन्होंने यौगिक परमाणु कहा।
पहला डिमेरिट हो गया कि यह तत्व जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तत्व के अंतिम कण और यौगिक के अंतिम कणों के बीच के अंतर को नहीं बताता है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, न तो इसका निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक अनुसंधानों के द्वारा सिद्ध हो गया कि इसको हम लोग जो है परमाणु को हम लोग बना सकते हैं और उसको नष्ट भी कर सकते हैं। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है बनाया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। और तीसरा उनका जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं, मतलब समान भार वाले होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि आइसोटोप और आइसोबार समस्थानिक और समभारिक जो है उसमें देखेंगे तो एक ही तत्व का जो है दो परमाणु द्रव्यमान हो सकता है। जैसे हम लोग कार्बन से अगर तुलना करें, कार्बन का C6C12 और 6C14 और तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 है, इसमें भी कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, इसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। मतलब एक ही तत्व का जो है परमाणु संख्या समान है, लेकिन जो है परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 12 हो रहा है, 14 हो रहा है। ये तो डाल्टन का सिद्धांत जो है यहाँ पर फेल कर रहा है, यहाँ पर इसका खंडन हो रहा है कि मतलब डाल्टन का सिद्धांत का कहना था कि एक ही तत्व का जो है सभी परमाणु जो है आपस में समान होंगे और समान गुण वाले और समान भार वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये फेल कर रहा है ये नियम। तो इसको हम लोग इस तरह के तत्व को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं। ये तो हो गया, एक ही तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं दूसरा स्थिति में 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम 40 20 कैल्शियम 40। तो विभिन्न तत्व के डाल्टन का सिद्धांत का ये भी कहना था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो है विभिन्न भार वाले तथा विभिन्न गुण वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों के बीच में तुलना करेंगे तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, लेकिन आर्गन का भी परमाणु द्रव्यमान 40 है, पोटेशियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40 है, कैल्शियम का जो ये इसका भी 40 है। ये कैसे संभव है? तो यहाँ भी जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पर फेल कर रहा है। तो इस तरह के तत्व को हम लोग समभारिक बोलते हैं। आइसोबार
तो उस समय तक जो है कार्बन का जो है 2 अपर रूप जो पाया जाता है, 2 इसका आइसोटोप 6C12 6C14, उस समय डाल्टन के समय ये ज्ञात नहीं था, ये तो बाद में जो है इस तरह का खोज किया गया था, तब जा कर के पता चला कि इसमें जो है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों का जो है परमाणु द्रव्यमान समान होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार। और परमाणु संख्या समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, तो इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो ये 3 कंडीशन जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो है ये यहाँ पर फेल हो रहा है। लेकिन फेल होने के बावजूद भी जो है केमिस्ट्री का शुरुआत जो है परमाणु से होता है, परमाणु, और परमाणु का शुरुआत भी जो है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया सिद्धांत से ही होता है। तो दोष होने के बावजूद भी इसको हम लोग, इनके महत्व को हम लोग नकार नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ। उसके बाद फिर जो है रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, इस तरह से जो है केमिस्ट्री का विकास हुआ। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।